हेलो स्टूडेंट्स, पीआईबी सीरीज़ के अंदर आज हम 19 तारीख की पीआईबी का डिस्कशन करेंगे। और आज से हम कोशिश करेंगे कि पीआईबी का वीडियो है डेली थोड़ा जल्दी आए, दोपहर से पहले वीडियो आ जाए। उससे क्या होगा कि जो लाइब्रेरी के अंदर या दिन में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं तो उनको फ़ायदा हो सके और वो अपने नोट्स वगैरह बना सके साथ में। और उसके अलावा एक स्टूडेंट का सवाल था कि बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए। तो बुक लिस्ट के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे धर्मेंद्र जाखड़ सर का एक वीडियो बना हुआ है। उसमें एनसीईआरटी कौन कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या है, वो सब कुछ बता रखा है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज हम दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो न्यायाधीश को हटाने की प्रणाली के बारे में, और दूसरा है जैसे शी मार्ट है, और उसके अलावा एक कॉफ़ी से संबंधित है कि उनका उत्पादन कितना होता है, कौन कौन सी कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पे होता है, वो सब हम देखेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, न्यायाधीश जांच समिति ने माननीय अध्यक्ष लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो आपको जैसे पता है, एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश थे यशवंत वर्मा। उनके घर पे कुछ कैश वगैरह मिला था, घर में आग लग गई थी। आग लगने के बाद में जब लोग बुझाने गए तो उस टाइम पे कैश वगैरह मिला काफ़ी सारा। तो उन पर एक जांच समिति वगैरह बनी थी। तो पहले हम देख लेते हैं कि उनको न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को किस तरीके से चलाया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल कौन सा है, 124(4), इसके तहत अनुच्छेद 124(4) है, उसके तहत न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया दे रखी है। उनको दो आधार पे हटाया जा सकता है, ये संविधान के अंदर कह रखा है। एक तो सिद्ध कदाचार हो और एक अक्षमता हो, दो आधार पे हटाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में 1968 के अंदर न्यायाधीश जांच अधिनियम आया था। उसके तहत अधिनियम है, उसके तहत पूरी प्रक्रिया एक अच्छे से समझाई थी कि क्या क्या होगा, किस तरीके से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन 1968 के जो एक्ट है उसके अंदर दी गई थी। ठीक है, इसके अंदर संविधान के अंदर पूरा नहीं दे रखा था, ये सिर्फ आधार बता रखा था। ठीक है, तो फिर तो हमें एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में सारा एक साथ में देख लेंगे हम। जैसे कि मान लो कि लोकसभा के अंदर 100 सदस्य हों या फिर राज्यसभा के अंदर 50 सदस्य, ये मिलकर, या तो ये मिलकर अध्यक्ष के पास में जाते हैं। लोकसभा स्पीकर है उसके पास जाते हैं, या फिर राज्यसभा के अंदर एक सभापति होते हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास में जाते हैं। तो या तो ये हाँ कर सकते हैं कि भाई ठीक है इन पे जांच बिठा दी जाए, या फिर ये मना कर सकते हैं। मना कर देंगे तो ये चीज़ यहीं रुक जाएगी। यदि हाँ करते हैं कि भाई हाँ बिठाई जाए, ये सहमति दे देते हैं, तो उसके बाद में 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनती है, जांच पैनल बनता है। और ये जांच पैनल है, ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगा या फिर राज्यसभा के सभापति को देगा। मतलब जहां पे ये आया था उसी को ही देगा। जैसे मतलब ये वाला है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास में आया था यहाँ पे। ठीक है, तो लोकसभा वालों ने शुरुआत की थी इसकी, तो इसलिए ये लोकसभा अध्यक्ष को ही ये रिपोर्ट दे रही है, जांच समिति है। ठीक है, और ये राज्यसभा सभापति हो गए तो उनको भी दे सकती थी यदि राज्यसभा के अंदर ये आता तो ये हो गया। फिर उसके बाद में एक इसको सदन के अंदर पेश किया जाता है, और यदि वो इसको गिल्टी पाते हैं तो ये सदन के अंदर पेश किया जाएगा और विशेष बहुमत के द्वारा इसको सदन में पारित कर दिया जाता है। यदि दोनों सदनों में अलग अलग करना होगा, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर अलग अलग इसको पारित करवाना होगा विशेष बहुमत से, और यदि ये पारित हो जाता है तो फिर उसके बाद में राष्ट्रपति इनको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, आपने देख ली अच्छे से। जैसे लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50 होंगे, अध्यक्ष के पास में जाएंगे, या राज्यसभा के होंगे तो सभापति के पास में जाएंगे। फिर उसके बाद में 3 लोगों की जांच समिति बनेगी जिसके अंदर एक सीजीआई होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और एक विधिवेता होंगे, पारंगत विधिवेता होते हैं वो होंगे। ठीक है, तो ये 3 लोगों की जांच समिति होती है। वो लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा सभापति को जहाँ पे ये आया था पहले उसी को ये अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर उसके बाद में देगी समिति, फिर विशेष बहुमत के द्वारा ये पारित होता है तो राष्ट्रपति इनको अधिसूचना जारी करके हटा देंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम
इसको एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं। वैसे मैंने लगभग बता दिया आपको। जैसे इसको हटाने का आधार है तो संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को केवल दो आधार पे, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं। फिर न्यायाधीश जांच अधिनियम है 1968 का, उसके अंदर प्रक्रिया दे रखी है कैसे कैसे हटाया जा सकता है, और 9 चरण है इसके। जैसे पहले प्रस्ताव लेके आते हैं तो 100 सदस्य यदि हस्ताक्षर कर देंगे और 50 सदस्य यदि राज्यसभा में हस्ताक्षर कर देंगे और 100 लोकसभा में हस्ताक्षर किए तो ये फिर उसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष के पास में जाते हैं। तो अध्यक्ष है तो वो निर्णय लेते हैं, उनके पास में अधिकार है कि स्वीकार करें या अस्वीकार कर सकते हैं। फिर 3 सदस्य की समिति का गठन होगा जिसके अंदर सीजीआई होंगे, फिर चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के किसी के भी, और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होंगे, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में समिति जांच करेगी। तो जांच के अंदर यदि अपने पक्ष का पूरा, न्यायाधीश को अपने पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। फिर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो रिपोर्ट सौंपी है अध्यक्ष और सभापति को, ये अभी सौंपी है इसलिए न्यूज के अंदर है। और सदन में विचार दोषी पाए जाने की स्थिति में जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया था उसमें ये विचार बहस होती है पहले तो, फिर उसके बाद में विशेष बहुमत से पारित होता है ये। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है 50% या कुल सदस्यों का, ये होगा कुल सदस्यों का 50%, और उसके अलावा जो उपस्थित हैं यदि उनके 2/3, इसको विशेष बहुमत कहते हैं। हाँ, आगे दे भी रखा है। जैसे सदन की कुल सदस्यता का बहुमत 50 से अधिक हो तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत हो। और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति को संबोधित किया है और उसके बाद में राष्ट्रपति आदेश देके और इसको हटा सकते हैं। फिर जैसे कि अभी तक एक रामास्वामी है, ये पहले थे, वी रामास्वामी थे, ये पहले थे जिनको हटाने के लिए ये प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन आज तक किसी को भी हटाया नहीं गया है। और अभी जो ये यशवंत वर्मा जी हैं तो इनको भी हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इससे पहले ही, इनकी जांच वगैरह होने वाली थी तो इनको पता था, तो इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा देने से क्या होगा कि ये जो पेंशन वगैरह है इन सब के भागीदार होंगे। और यदि उनके खिलाफ जैसे अब कोई एक्ट वगैरह चलता है, जैसे मतलब भ्रष्टाचार निवारण वाले हो गए या फिर कुछ आईटी एक्ट वाला हो गया, इनकम टैक्स वाला जो कह रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स से संबंधित हो गया, तो उनके तौर पे इन पर केस चलाया जा सकता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति की तरह अब केस चल सकता है। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इनके ऊपर जैसे और दूसरे तरीके से कोई है ना, आप नहीं लगा सकते। फिर अगला है शी मार्ट से संबंधित। शी मार्ट, ये जो वुमन हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, और उनके जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए बाजार के अंदर पहुंच बनाने के लिए, उनके जो उत्पाद हैं उनकी बाजार में पहुंच बनाने के लिए शी मार्ट लेके आए थे। और ये जहां तक है इसी बजट का है, बजट 2026-27 के अंदर ये है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जो वुमेन्स होंगी तो उनको बाजार सुविधा होगी, पैकेजिंग होगी, पैकिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ये सब करने की एक ट्रेनिंग टाइप में मिलेगी। और फिर उसके बाद में इनको जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स मतलब जो ऑनलाइन बेचने वाले जो हैं, तो उनके साथ में इनको मर्ज करके और आसानी से जो बिचौलिए वगैरह हैं उनको खत्म करके और माल ये आसानी से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बना सकती हैं और बेच सकती हैं बाद में मार्केट के अंदर। अब इसके अलावा इसके अंदर देख लेते हैं और क्या क्या है। जैसे ये शी मार्ट है तो इसका नाम स्वयं सहायता उद्यमी ग्रामीण परिवर्तन के लिए विपणन के अवसर, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है,
फिर ऑपरेशनल गाइडलाइन है, जैसे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी कहा गया है कि आप भी है ना हेल्प, मतलब बताओ कि हमें क्या क्या कर सकते हैं और चेंज क्या करना चाहिए इस योजना के अंदर, किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ाया जा सकता है। फिर उद्यम मॉडल है कि ये सब्सिडी आधारित मॉडल नहीं है, ये इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को खुद को इनकरेज किया जाएगा कि आप खुदरा प्रणालियों को विकसित करो और अपने उत्पाद है, उत्पाद कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हैंडलूम उत्पाद हो गए या फिर जो पापड़ वगैरह, इस तरीके से कुछ उत्पाद हैं वो शामिल किए गए हैं इसके अंदर, तो वो उत्पाद आप बेच सकते हो। फिर बाजार तक पहुंच बनाने के अंदर हेल्प कर रही है सरकार की, पूरे भारत में महिलाओं के जो उत्पादक समूह हैं उनके ब्रांडिंग, आय के अवसर और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद में है भारत में एआई संचालित वित्तीय समावेशन, मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन है, जैसे मतलब जनधन, आधार, मोबाइल या फिर अपन कुछ भी जो लोगों को बैंक खातों से जोड़ना या फिर उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ावा देना, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि सभी को वित्तीय समावेशन के अंदर लेके आना। तो ये एआई का क्या रोल है इसके अंदर, इससे संबंधित ये पीआईबी बैकग्राउंड रहा हुआ है। ये वैसे तो 13 तारीख का की न्यूज़ है, लेकिन आज क्या है कि 4-5 ही न्यूज़ थी, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। मैं क्या है कि टैब खुले रखता हूँ कि उससे मेरे को पता रहता है कि ये वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, जब भी अपनों को टाइम मिलेगा तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ। ठीक है, कोशिश रहती है कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाए, जिससे आपका भी टाइम बचे। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एआई के अंदर क्या क्या वित्तीय समावेशन के क्या क्या योगदान है, वित्तीय समावेशन है एआई का क्या योगदान है। जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके स्तंभ कौन कौन से हैं, इसको डीपीआई कहते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे इसके अंदर जेम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार, मोबाइल है, तो इनका जो तिगड़ी है तो वो इसके अंदर आ जाएगी। उसके अंदर बता रखा है कि आधार कितने लोगों ने के पास में है, जनधन कितने लोगों के पास में है, मोबाइल कितने लोगों के पास में है, 99% जिलों के पास में 5G कवरेज हो चुका है। फिर यूपीआई इंटरफेस है, जैसे मतलब टोटल जो खुदरा भुगतान हुआ है, जो उपभोक्ता जो अपन लोग हैं, तो वो टोटल जितना भुगतान करते हैं उसका 81% हिस्सा है ना, इस साल जो मार्च 2026 के अंदर ये 81% हिस्सा है यूपीआई के द्वारा ही हुआ है। फिर डीबीटी है, तो डीबीटी के कितने लाभार्थी हैं वो बता रखा है। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या योगदान होता है एआई का वो बता रखा है। फिर आगे जो एआई संचालित प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं, जो मतलब सरकार है और आरबीआई है, सरकार है और आरबीआई है, तो ये मिलके कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। जैसे बैंकिंग भाषिणी है ये है, तो ये जो 22 भाषाएं हैं उसके अंदर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एआई आधारित मॉडल है ये। ठीक है, 22 अनुसूचित भाषाओं में बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये डिजिटल जटिल नियामक भाषा को स्थानीय भाषाओं में अनुवादित करेगा, तो ये एआई मॉडल है एक तरीके से। ठीक है, तो ये एआई का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। फिर एक यहाँ पे आप देख लो, देखो म्यूल हंटर एआई है, जो मतलब म्यूल खाते हैं जो साइबर अपराधी हैं, तो वो क्या है कि एक जो खराब पड़े अकाउंट हैं या फिर एक फर्जी अकाउंट वगैरह खोलते हैं उनको म्यूल MULE म्यूल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इनको खत्म करने के लिए, इनको पहचानने के लिए एक म्यूल हंटर एआई वगैरह है, तो वो है, तो इसको इन खातों को बंद करने के काम करता है। उसके बाद में डिजिटल श्रम सेतु है, डिजिटल श्रम सेतु है, जैसे आपने पहले सुना होगा एक ई श्रम पोर्टल के बारे में, यदि सुना है, ई श्रम पोर्टल क्या है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन करता है, उनकी जानकारी लेता है कि कौन कौन से श्रमिक हैं, तो वो अनरजिस्टर्ड है तो उनको ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाता है ये। अब इसमें क्या है, जो ये डिजिटल श्रम सेतु ये आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर उससे बढ़ के, इसमें तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें ये पता चलता है कि कौशल कौन कौन से इनको दे रखे हैं, कि कौन कौन से श्रमिक के पास में कौन सा कौशल है, जैसे मतलब कोई प्लम्बर है, कोई बढ़ई है, इस तरीके से कौन कौन से कौशल है इनके पास में, और उस आधार पे फिर इनको रोजगार उपलब्ध करवाने की भी कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे भारत के 490 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों के लिए वित्तीय असुरक्षा और कौशल की कमी जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए यह है। फिर
आरबीआई नियामक सैंडबॉक्स है। आरबीआई नियामक सैंडबॉक्स, जैसे आपको मैं समझाऊं कि जैसे ये फिनटेक कंपनियां होती हैं। फिनटेक कंपनियां कौन कौन सी होती हैं? फिन मतलब फाइनेंस और टेक मतलब टेक्नोलॉजी, जो वित्तीय और साथ में टेक्नोलॉजी का यूज लेती हैं। जैसे मान लो कि पेटीएम है, फोन पे है, ठीक है। ये जो फिनटेक कंपनियां हैं, तो ये क्या है कि शुरुआत में जैसे छोटी होती हैं। मान लो कि इनकी पहुंच है 500 तक ही है, ये शुरुआत करना चाह रही हैं, तो उस टाइम पे ये मिट्टी के अंदर खेल सकें। मतलब मिट्टी में कोई खेलता है तो क्या होता है कि लगती नहीं है उसके। तो इस तरीके से यदि कोई फिनटेक कंपनी है वो शुरू करना चाह रही है अपना काम, तो यदि उसको ऐसे कहेगी सरकार कि आप ना एक छोटा सा एक बेस दे दिया आपको, और यहाँ पे आप खेलो कि भाई 400-500 लोग हैं और इन्हीं के अंदर आप खेलो, और उससे क्या होगा कि बड़ा नुकसान नहीं होगा। जैसे पेटीएम फेल हो गया था, इस तरीके से बड़े नुकसान नहीं होंगे, और आप बड़ी कंपनी बनोगे तब तक आपके अंदर समझदारी आ जाएगी, सरकार की जो नियम है उनकी समझ हो जाएगी सारी। तो इस तरीके से ये आरबीआई नियामक सैंडबॉक्स है, जो फिनटेक कंपनियों को नए उत्पादों का सुरक्षित वातावरण में परीक्षण करने की अनुमति देता है ये। ठीक है, एक ये सैंडबॉक्स बना के दिया जाता है, और उसके बाद में आप इसके अंदर अपने उत्पाद का परीक्षण करो, और उसके बाद में जैसे ही आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओ तो फिर मार्केट के अंदर अच्छे से आ सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अब इसमें है एआई आधारित क्रेडिट स्कोरिंग है। जैसे परंपरागत रूप से सत्यापन योग्य वित्तीय इतिहास न होने के कारण एमएसएमई और अनौपचारिक श्रमिकों को ऋण मिलना कठिन था पहले। लेकिन अब क्या है, जैसे ये क्रेडिट स्कोरिंग होती है, तो क्रेडिट स्कोरिंग है तो वो एआई का यूज होगा, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, एआई अपने जो भी लेन देन है वगैरह है, जो सब कुछ है ना, वो एआई उसको जनरेट करके और कंपनी बैंकों को बता देगा कि ये पहले फ्रॉड कितने कर चुका है वो सब। फिर वैकल्पिक डाटा का उपयोग, एआई अब क्रेडिट योग्यता आंकने के लिए डिजिटल भुगतान, जीएसटी फाइलिंग, अलग अलग जो डेटा है उनका यूज लेता है, और उसके बाद में उसको एनालिसिस करके और उसकी क्रेडिट स्कोरिंग डाल देता है। फिर एकीकृत ऋण पोर्टल है, ये एक डीपीआई के रूप में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके रूप में कार्य करता है। ये जो एकीकृत ऋण इंटरफेस है, ये जो भूमि रिकॉर्ड और सैटेलाइट डेटा के जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, जैसे भूमि रिकॉर्ड हो गए, सैटेलाइट हो गई, उसके माध्यम से निर्बाध ऋण वितरण को सक्षम बनाता है, कि ऋणों को वितरण है ना वो आसानी से हो सके, और डिजिटल रिकॉर्ड वगैरह इनको यूज में लेके ये एकीकृत ऋण इंटरफेस बनाया गया है। फिर अकाउंट एग्रीगेटर है, तो ये ग्राहकों की सहमति से वित्तीय डेटा का संस्थानों के बीच में सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए, कि मान लो कि जैसे ये ग्राहक हैं और ये सहमति देते हैं और किसी बैंक को सहमति देते हैं, तो एक डेटाबेस बन गया। डेटाबेस के अंदर इनकी पूरी जानकारी रहेगी, और उससे क्या होगा कि इनको ऋणों की मंजूरी है वो आसानी से मिल जाएगी, कि ये क्या क्या कर रहे हैं वो सब कुछ इनको पता होगा, और ये जानकारी मिल जाएगी। तो यही है कि सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देता है, जिससे ऋण की मंजूरी में लगने वाले समय कम लगता है। फिर उसके बाद में बैंक चेक करने में दिक्कत नहीं होगी कि ये पहले फ्रॉड कर चुका है या नहीं कर चुका है वैसे। फिर अगला टॉपिक है कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन। जैसे कॉफी है तो हमारे यहाँ पे अरेबिका और रोबस्टा, ये दो टाइप की ही कॉफ़ी होती हैं अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर। और मेनली ये जैसे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के अंदर जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, चिकमंगलूर है, वो एरिया है, तो वहाँ पे हो गई। फिर उसके बाद में केरल है, आंध्रा है, ऐसे साउथ वाले क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये कॉफ़ी का उत्पादन कम होता है, इसलिए ये कॉफ़ीज ऑफ नागालैंड है, ये एक मिशन शुरू किया गया है कि इससे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो झूम खेती करने वाली जो है, तो उनको बागवानी वगैरह सिखा के, और कैसे हम बागवानी सिखा के और उनकी जो प्रोडक्शन है उसको भी अच्छा कर सकें, और पर्यावरण को नुकसान जो झूम खेती से होता है उसको भी कम किया जा सके। तो इसको हम देख लेते हैं कि कॉफ़ी के बारे में बता रखा है, और कुछ नहीं है। जो न्यूज़ थी उसके बारे में मैंने वही समझा दिया आपको। तो जैसे भारत में कितने टाइप की कॉफ़ी है? दो टाइप की, रोबस्टा और अरेबिका। रोबस्टा होती है तो ये स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ नहीं है, इसको इंस्टेंट कॉफ़ी कहते हैं।
और ये 70 से 75% उत्पादन ये इसी का ही होता है भारत के अंदर। फिर अरेबिका है, तो ये 25 से 30% उत्पादन है ये अरेबिका का होता है भारत के अंदर। ये थोड़ी सी महंगी होती है अरेबिका, रोबस्टा थोड़ी सस्ती होती है, ऐसे मान सकते हो आप। फिर भारत सालाना जो इतनी टन कॉफी का उत्पादन करता है, उसमें से 90% तो हम विदेशों में एक्सपोर्ट ही कर देते हैं, जैसे इटली, जर्मनी, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है कॉफी की। सॉरी। अब कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे है कर्नाटक, जो यहाँ का कुर्ग जिला है और चिकमंगलूर है जिला, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। फिर केरल है, केरल सेकंड नंबर पे है। फिर उसके बाद में तमिलनाडु है, ये थर्ड पे है। और जो आंध्रा की अराकू वैली है, तो वहाँ पे भी है ना कॉफ़ी, मतलब ये अराकू वैली फेमस है कॉफ़ी के लिए। फिर अगला है, पतली फिल्मों में नैनो गोल्ड के समावेश से स्वयं संचालित सेंसर और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्ग प्रशस्त। जैसे अभी जो मोहाली के अंदर एक नैनो टेक्नोलॉजी, मोहाली है, वहाँ पे एक नैनो टेक्नोलॉजी के लिए एक संस्थान है, तो उन्होंने क्या किया है कि एक पतली सी थिन प्लेट वाली, ये डायग्राम सही नहीं बना, पतली सी थिन प्लेट वाली इस तरीके से एक स्वसंचालित सेंसर टाइप में ऐसे कुछ बनाया है इन्होंने, ठीक है, जो नैनो कणों का बना हुआ है, नैनो पार्टिकल है, ये बहुत ही पतला है। और ये क्या है कि जैसे अपनी हीट होगी तो उसको ही एब्जॉर्व करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली उत्पादन करेगा। जैसे मतलब मान लो कि आपके पास में स्मार्ट वॉच है और वो ऐसे ही पड़ी है, उसके अंदर सेल वगैरह डलते हैं, लेकिन वो क्या होगी, धूप से चार्ज हो जाएगी, या थोड़ा सा धूप की जरूरत नहीं है, ये मेनली गर्मी की वजह से होगा। मतलब थोड़ी सी भी हीट होगी तो उससे है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, धूप की जरूरत ही नहीं है, गर्मी से। धूप वाली तो पहले भी आती होंगी, लेकिन ये इतनी थिन बनाई है, इसके अंदर गोल्ड वगैरह इस तरीके की एक आ, धातु भी है, वो मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, पीवीडीएस करके कुछ है, तो वो धातु है, तो उससे बनाई हुई है। तो फिर तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी गर्मी के अंदर। तो जैसे हम आगे देख लेते हैं, ये संस्थान है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है मोहाली के अंदर। इसने बहुत ही पतली और लचीली फिल्म विकसित की है, जो तापमान में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को विद्युत संकेतों में बदल देती है। और ये तकनीक भविष्य में पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वयं संचालित सेंसर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे ये है पीवीडीएफ नाम है इसका, जो मैं बता रहा था, ये पीवीडीएफ है। सिल्क जैसी पतली फिल्म होती है ये, जैसे ये पतली सी फिल्म होगी और इसके ऊपर इसका नाम है पीवीडीएफ। और इसी पे ही जो गोल्ड के छोटे छोटे नैनोमीटर के अंदर ये और भी कुछ होंगे, ठीक है। ये रहा नैनो गोल्ड का समावेश होगा इसके अंदर, ये गोल्ड का नैनो गोल्ड है, तो ये समावेशित होगा इसके अंदर। और ये छोटे छोटे हेक्सागोनल टाइप में ये गोल्ड होंगे, ऐसे मान लो आप। हेक्सागोनल मतलब ये होता है ओक्टागोनल, हेक्सागोनल, षटकोणीय, अष्टकोणीय टाइप में। तो हेक्सागोनल नैना गोल्ड कणों को मिलाया गया है, इससे इनकी बिजली उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। जैसे ये पीवीडीपी तो है ही एक, ठीक है, उसके अलावा इन्होंने नैनो गोल्ड टाइप में और लगा दिए यहाँ पे, तो उनकी जो बिजली उत्पादन करने की क्षमता है गर्मी से, तो वो बढ़ गई है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे आपको पता है कि एक तो मैंने बता दिया कि जो वॉच है उसके अंदर हो गया, या फिर पर्यावरण है, तो पर्यावरण के अंदर जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको जो सेंसर है तो वो आसानी से पता लगा लेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी कई जगह हो सकता है, या फिर जैसे स्मार्ट कपड़े हैं, या ऊर्जा का कोई भी उपकरण है जो गर्मी से, थोड़ी सी गर्मी से यदि चार्ज हो सकता है, तो वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये है ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल अवशोषण, इसमें मौजूद प्लास्मोन द्विध्रुवीय इलेक्ट्रॉन युग्मन। अब ये क्या है, इसको देखते हैं, प्लास्मोन डाइपोल इलेक्ट्रॉन। ये एक तरीके से जो ब्रॉड एरिया के अंदर जो सूर्य के प्रकाश को या गर्मी को आकर्षित करने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है ना, तो उसी को ही कहते हैं प्लाज्मो डाइपोल इलेक्ट्रॉन कपलिंग, ठीक है। इतना आप समझ लो बस,
इसका वर्ड को यूज काम में लेने की जरूरत भी नहीं है। जैसे ये है कि ये फिल्म क्या है कि 294 केल्विन से 301 केल्विन तक थोड़ा सा भी तापमान चेंज किया, मतलब ऐसे मान लो कि ये रूम टेम्परेचर है, उसके ऊपर भी यदि है ना ये गर्म कर देता है और गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। तो भविष्य के अनुप्रयोग जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में है, पहनने वाले उपकरण है, जैसे मतलब हार्ट बीट कितनी चल रही है वो सब कुछ है ना, उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में गर्मी ताप टेम्परेचर बढ़ गया है या नहीं बढ़ा है आपका। फिर पर्यावरण है, तो पर्यावरण में जैसे सूक्ष्म तापमान परिवर्तन को ट्रैक कर सकते हैं। फिर ऊर्जा है, जैसे स्मार्ट उपकरणों के लिए कम बिजली खपत वाली जो ऊर्जा संचयन तकनीक है, मतलब बिजली कम लगेगी जो भी स्मार्ट उपकरण होंगे उनके अंदर। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, ये हाई कोर्ट जजेस के हटाने से संबंधित है। इम्पीचमेंट नहीं होता, ये इम्पीचमेंट होता है मतलब महाभियोग होता है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, लेकिन उसके जैसी प्रक्रिया है इसलिए इसको कह देते हैं बस सामान्य भाषा के अंदर। एग्जाम में आए तो नहीं बोलना इसको, तो ये आप देखना। फिर दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो है अभी अभी लास्ट में जो किया है हमने, उससे संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखा करो आप। मैं देखता हूँ एक दो बच्चे ही लिख रहे हैं। फिर ये दो क्वेश्चन है, देखो एआई से संबंधित है ये, डीपीआई और एआई से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या क्या यूज़ है टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस टेक के अंदर ये क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद में ये न्यायाधीश जांच अधिनियम वाला है कि उसके बाद क्या क्या इसकी आलोचनात्मक होगा, शायद ये नहीं विश्लेषण ही करना है, तो इसको आप सॉल्व करना, ठीक है घर पे। चलिए आज के सेशन के अंदर इतना ही है। हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं, सी सेट का, आंसर राइटिंग के, और भी अलग अलग कोर्स हैं। आप जाके स्टडी विद डीजे ऐप है उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।